रेगिस्तान मानो जीवन के लिए टिक पाना कठिन स्थान है। तपता हुआ, शुष्क, क्रूर। लेकिन उन जानवरों के लिए जो यहाँ जीवित रहते हैं, रेगिस्तान मृत भूमि नहीं है, बल्कि चरम सीमा के किनारे जीवन को जारी रखने की एक जीवन रेखा है। बल्कि चरम सीमा के किनारे जीवन को जारी रखने की एक जीवन रेखा है। इसके पूर्वजों का अस्तित्व डायनासोरों से भी पहले था। समय उसे समाप्त नहीं कर सका। ये दृढ़ संधिपाद प्राणी पृथ्वी पर 400 मिलियन वर्षों से अधिक समय से जीवित है। आज वैश्विक स्तर पर इस प्रकार के जीवों की लगभग 2000 विभिन्न प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं और वे जमे हुए अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश ने सबसे कठोर आवासों में से एक रेगिस्तान को चुना है। दिन में वे लगभग कभी सतह पर नहीं आते, क्योंकि तपती धूप घातक हो सकती है। इसलिए वे अपने मजबूत अग्र पैरों का उपयोग करके तेजी से रेत की परत के नीचे घुस जाते हैं और जमीन के नीचे रात के आने की प्रतीक्षा करते हैं। जब रेगिस्तान का तापमान धीरे धीरे कम होता है, तो रात इस शिकारी के लिए गतिविधि का आदर्श समय प्रदान करती है। इनके पास अपने से बड़े शिकार को भी काबू करने की क्षमता होती है, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में कीट ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत बने रहते हैं। शिकार करते समय वे पहले अपने मजबूत अग्र पैरों से लक्ष्य को जकड़ लेते हैं और सामान्यतः शुद्ध बल के सहारे घातक प्रहार करते हैं। विष डंक का आसानी से उपयोग नहीं किया जाता। अधिकतर इसे रक्षा के साधन के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इनके शरीर की सतह पर घने और कुंद सूक्ष्म कांटे जैसे ढांचे होते हैं, जो स्पर्श के लिए नहीं बल्कि जमीन और हवा से आने वाले सूक्ष्म कंपन को महसूस करने के लिए होते हैं। और शरीर के अंत में मुड़ी हुई पूंछ ऊंची उठी रहती है। वह गोलाकार विष डंक सबसे पहचान योग्य हथियार है। जिसमें प्रभावी तंत्रिका विष संचित होता है और भोजन करने की विधि भी उतनी ही प्रभावी होती है। शिकार को मुख के आगे स्थित पाचन कक्ष में भेजा जाता है। शिकार को शरीर के बाहर ही तरल में बदल दिया जाता है और फिर सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। यह तरीका न केवल ऊर्जा प्राप्त करता है, बल्कि रेगिस्तान में अत्यंत मूल्यवान जल की भी पूर्ति करता है। प्रजनन का तरीका भी अत्यधिक वातावरण के अनुकूल होता है। अंडे शरीर के भीतर ही सेते हैं और सीधे जीवित संतान को जन्म दिया जाता है। प्रत्येक बार प्रजनन की संख्या कुछ ही से लेकर सैकड़ों तक भिन्न होती है। इसका सटीक कारण आज तक विज्ञान द्वारा पूरी तरह से समझाया नहीं जा सका है। नवजात शिशु मां की पीठ पर लदे रहते हैं और पहली बार के केंचुल बदलने से पहले उनका जीवन पूरी तरह मां पर ही निर्भर रहता है। इतनी अधिक जीवित रहने की क्षमताएं होने के बावजूद रेगिस्तान फिर भी निर्मम रहता है। अत्यधिक ऊंचा तापमान धीरे धीरे उनकी शारीरिक शक्ति को क्षीण कर देता है। जब वे 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले वातावरण में उजागर होते हैं, तो मृत्यु लगभग अवश्यंभावी हो जाती है। इस निर्दयी भूमि में वे कभी कभी उन शिकारी जीवों का भी शिकार बन जाते हैं। बाह्य कंकाल से ढके ये जीवित रहने वाले अपने करोड़ों वर्षों से चली आ रही जीवन यात्रा को जारी रख पाते हैं। एक ऐसा जीव भी है जो केवल ध्वनि से ही भय उत्पन्न कर सकता है। यह ध्वनि रेगिस्तान में गूंजती है और खतरे के निकट आने का संकेत देती है। रटल स्नेक। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 30 प्रकार के रेटल स्नेक विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक वातावरणों में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पसंद अमेरिका के रेगिस्तानों की रेत और चट्टानी पहाड़ियां ही हैं। इनके आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है, जो 30 सेंटीमीटर से कम से लेकर लगभग 2.5 मीटर तक हो सकती है, और इस प्रकार रेटल स्नेक अद्भुत विविधता प्रदर्शित करते हैं। फिर भी आकार चाहे जैसा भी हो, वे सभी एक असाधारण जीवित रहने की विशेषता साझा करते हैं। उनकी पूंछ का रेटल हमला करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक स्पष्ट और प्रभावी चेतावनी होता है, जो एक एक करके जुड़े हुए खोखले पूंछ के ढांचों से बना होता है, और ये केराटिन के छल्ले कंपन से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को बढ़ा देते हैं।
जब अत्यंत तीव्र गति से संकुचित होने वाली कंपन मांसपेशियां सक्रिय होती हैं तो पूंछ के खंड आपस में टकराते हैं और तुरंत ही अत्यधिक भय पैदा करने वाली आवाज उत्पन्न करते हैं। रेटल स्नेक की खुरदरी और मजबूत शल्कयुक्त त्वचा न केवल पक्षियों और कोयोट जैसे शिकारी जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि ये जल की हानि को भी प्रभावी रूप से रोकती है, क्योंकि शल्कों की परतदार व्यवस्था त्वचा से पानी के वाष्पीकरण को काफी कम कर देती है। अंडाकार और बिल्ली जैसे आकार की पुतलियां उन्हें कम रोशनी में भी उत्कृष्ट दृष्टि क्षमता देती हैं, जो रात के समय अपेक्षाकृत मध्यम तापमान में शिकार करने के लिए बहुत उपयुक्त होती है। जब खतरा महसूस होता है तो उनकी रैटल की आवाज दुश्मनों को डराने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में रैटल स्नेक स्वयं को छिपाकर रखना अधिक पसंद करते हैं। प्रत्येक रैटल स्नेक की त्वचा पर विशिष्ट पैटर्न होता है, जो आसपास के वातावरण में लगभग पूरी तरह घुल-मिल जाता है, जिससे वे चलते या धूप सेकते समय आसानी से नजर नहीं आते। इनके बाहरी कान नहीं होते, इसलिए रैटल स्नेक पारंपरिक श्रवण पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि जमीन के कंपन के माध्यम से ध्वनि को महसूस करते हैं। इसलिए वे वास्तव में अपनी ही पूंछ से उत्पन्न होने वाली आवाज को ये सूक्ष्म चेतावनी प्रणाली पूरी तरह अन्य प्रजातियों से निपटने के लिए बनाई गई है। हालांकि वे दिन में भी सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान में रात ही उनका वास्तविक शिकार का समय होता है। इस समय घ्राण शक्ति महत्वपूर्ण बन जाती है। लगातार बाहर आती जीभ और नासिका के रासायनिक संवेदकों के माध्यम से हवा में मौजूद सबसे हल्की गंध भी उनकी पकड़ से नहीं बचती। स्थान चुनने के बाद रैटल स्नेक चुपचाप घात लगाकर बैठ जाता है, शिकार के घातक दूरी में आने का इंतजार करता है और फिर अचानक हमला करता है। विष तेजी से प्रभाव दिखाता है और शिकार बहुत कम समय में प्रतिरोध की क्षमता खो देता है। विकास। इतिहास में अपेक्षाकृत युवा सर्प शाखा होने के कारण रैटल स्नेक लगातार परिवर्तनशील हैं। मानव गतिविधियों के विस्तार के साथ उनके पारंपरिक आवास लगातार कब्जे में लिए जा रही हैं और कुछ प्रजातियों को अमेरिका के कई क्षेत्रों में पहले से ही संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मनुष्यों से आने वाला यह दबाव एक अप्रत्याशित विकास दिशा को जन्म देता प्रतीत होता है। कुछ रैटल स्नेक अब चेतावनी ध्वनि निकालना बंद कर रहे हैं। मौन रहना उन्हें अधिक कठिनाई से पहचाने जाने योग्य बनाता है। ऐसे जीवित बचे और प्रजनन करते हैं और इस मौन विशेषता को अपनी संतानों में स्थानांतरित कर देते हैं। बढ़ती भीड़ भरी दुनिया में शांति एक नई जीवित रहने की रणनीति। शायद कोई भी जीव ऊंट से अधिक रेगिस्तान का प्रतीक नहीं है। उसकी सफलता संयोग नहीं, बल्कि चरम पर्यावरण के प्रति दीर्घकालिक अनुकूलन का परिणाम है। ऊंट का इतिहास विशाल रेगिस्तानों और मानव सभ्यता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। सभ्यता के आरंभिक काल में मनुष्य ने बहुत पहले ही इस पशु के कठोर वातावरण में महत्व को पहचान लिया। पूर्व क्षेत्र में इसे पालतू बना लिया था। ऊंट दो प्रकार के होते हैं, एक कूबड़ वाले और दो कूबड़ वाले। आज एशिया के गोबी मरुस्थल में रहने वाला दो कूबड़ वाला ऊंट शेष बचे शुद्ध जीन वाले जंगली ऊंट के रूप में माना जाता है। इनकी संख्या अत्यंत कम है और अनुमानतः केवल लगभग 600 ही बचे हैं। इसके विपरीत उनसे उत्पन्न संकर वंश अधिक सामान्य है और अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ है। ऊंट का रेगिस्तान के प्रति अनुकूलन लगभग पूर्ण है। इसी कारण मनुष्यों की सहायता से वे फैलकर दुनिया भर के शुष्क क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। उनके चौड़े और मुलायम पैर के तलवे बर्फ के जूतों की तरह शरीर का भार फैलाते हैं, जिससे वे ढीली रेत में आसानी से नहीं धंसते। लंबी टांगें शरीर को जमीन से ऊपर उठाए रखती हैं और 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली सतही गर्मी से बचाती हैं। लंबी पलकें और पारदर्शी तीसरी पलक उड़ती रेत को प्रभावी रूप से रोकती हैं और मोटे होंठ उन्हें कांटेदार पौधों को भी खाने योग्य बनाते हैं। ऊंट सामान्यतः झुंड में चलते हैं, जिनका नेतृत्व एक प्रमुख नर करता है। वे अपनी असाधारण सहनशक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। एक सप्ताह तक बिना पानी और कई महीनों तक बिना भोजन के भी आगे बढ़ते रह सकते हैं। ये सब उनके सबसे विशिष्ट अंग अर्थात कूबड़ के कारण संभव है। कूबड़ पानी का भंडार नहीं, बल्कि वसा का केंद्रित संचय होता है। ये संरचना शरीर में ऊष्मा के ठहराव को कम करती है, क्योंकि यदि वसा पूरे शरीर में समान रूप से फैली होती
तो मरुस्थल की तीव्र गर्मी में ये ऊष्मा निरोधन घातक सिद्ध होता। दिन में भीषण गर्मी होती है, जबकि रात में तापमान तेजी से गिर जाता है, यहां तक कि हिमांक से भी नीचे चला जाता है। इसी कारण रेगिस्तान का जहाज मुक्ति नहीं है। हालांकि संकर ऊंट विश्व के रेगिस्तानों में खूब फल फूल रहे हैं। उनके साझा पूर्वज दो कुबड़ वाले ऊंट को अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा जा चुका है। जब तक रेगिस्तान मौजूद है, ऊंट भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस प्राचीन वंश की रक्षा के लिए मनुष्यों को अभी और अधिक प्रीत रक्त वाले जीवों के लिए आदर्श मंच प्रदान करता है। और वैश्विक स्तर पर रेगिस्तान वास्तव में छिपकलियों का क्षेत्र है। 6000 से अधिक छिपकली प्रजातियों में ऑस्ट्रेलियाई कांटेदार छिपकली एक सचमुच अनोखी प्रजाति है, जिसका पूरा शरीर घने और डरावने कांटों से ढका होता है। ये छोटी और गैर आक्रामक सरीसृप निगलने में कठिन बनकर ही और इसकी विचित्र कठोर चाल भी खुले क्षेत्र में इसे देखने वाले शिकारियों की दृश्य प्रणाली को भ्रमित कर ये है कि इसके कांटे ओस को एकत्र कर सकते हैं, नमी शल्कों के बीच की सूक्ष्म नालियों के साथ बहकर मुंह के कोनों तक पहुंचती है, जिससे ये छिपकली हवा से ही पानी पी सकती है। उत्तरी अमेरिका में सींग वाली छिपकली लाखों वर्षों से रेगिस्तान में जीवित है। उन्होंने चींटियों का शिकार करने के लिए अनेक अनुकूलन विकसित किए हैं, और ये शिकार करने की विधि डायनासोर काल से अब तक चली आ रही है। वे लगभग केवल एक ही प्रकार के कीट का शिकार करती हैं। ये शिकार पकड़ना आसान होता है, लेकिन रेगिस्तान के विषैले सेब की तरह पोषण में अत्यंत गरीब होता है और कीट जगत के सबसे घातक विष को वहन करता है। तपती धूप से झुलसे रेत के टीलों के बीच केवल एक ही जीव इस घातक भोजन को चुनौती देने का साहस करता है। वो है सींग वाली छिपकली। ये कवचधारी छोटे सरीसृप लगभग हार्वेस्टर चींटियों को ही अपने लगभग एकमात्र भोजन स्रोत के रूप में अपनाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में लेकिन कम पोषण वाले भोजन को पचाने के लिए सींग वाली छिपकली ने अत्यंत चरम शारीरिक संरचना विकसित की है। उनका पेट अन्य छिपकली प्रजातियों की तुलना में लगभग 65% अधिक बड़ा होता है, मानो एक कभी न रुकने वाला सूक्ष्म पिसाई कारखाना हो। जब अन्य जीव बंजर रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तब सींग वाली छिपकली एक लगभग विलासितापूर्ण जीवित रहने के तरीके का आनंद लेती है। हालांकि वैश्विक ऊष्मीकरण अब ये सब बदल रहा है। यद्यपि छिपकलियां गर्म रेगिस्तानी जीवन के अनुकूल हो चुकी हैं, फिर भी वे यहाँ की अत्यधिक गर्मी का पूरी तरह सामना नहीं कर सकती और उन्हें दिन के अत्यधिक गर्म समय में अपनी गतिविधि सीमित करनी पड़ती है। तापमान में हल्की सी वृद्धि भी छिपकलियों के भोजन खोजने के समय को काफी कम कर सकती है। सूर्य से तपे हुए चट्टानों की दरारों के बीच छिपकलियां एक मौन अस्तित्व संकट से गुजर रही हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है, पर्यावरण पर निर्भर होकर शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाले ये प्राचीन जीव संकट में फंसते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा वैश्विक मॉडलों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रवृत्ति नहीं बदली, तो वर्ष 2080 तक हर 5 छिपकली प्रजातियों में से एक हमेशा के लिए पृथ्वी से लुप्त हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के नामीब मरुस्थल में एक असाधारण जीव चुपचाप विकास का चमत्कार प्रदर्शित कर रहा है, जो अत्यंत सूक्ष्म अनुकूलन क्षमता के साथ जीवित रहता है। आत्मरक्षा और उच्च दक्ष परिवहन को एक साथ समाहित करते हुए ये मरुस्थलीय जीवित रहने के नियमों का अंतिम व्याख्याता बन जाता है। तीव्र ढलान वाले रेत के टीलों से युक्त इस तटीय मरुस्थल में कुछ टीले 300 मीटर तक ऊंचे होते हैं, मानो जमी हुई विशाल लहरें हों, और नामीब मरुस्थल ही गोल्डन व्हील स्पाइडर का घर है। यह अद्भुत संधिपात जीव स्वयं को एक सुडौल रेत के पहिए के रूप में ढाल लेता है, और यह असाधारण व्यवहार इसी प्रजाति की विशेषता है। जब मकड़ी खतरा महसूस करती है तो इसे रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करती है। रेत के टीले की लगभग 45 डिग्री की आदर्श ढलान की सहायता से यह प्रति सेकंड 40 चक्करों की आश्चर्यजनक गति से एक सुनहरी बिजली की तरह बदल जाती है और रेत के कणों के बीच एक परिपूर्ण परवलयिक पथ बनाती है। लेकिन ये क्षमता केवल बच निकलने तक सीमित नहीं है। जब दोपहर की प्रचंड धूप
रेत की सतह को 60 डिग्री सेल्सियस के भट्ठी समान बना देती है और अन्य जीव झुकने को विवश हो जाते हैं, तब गोल्डन व्हील स्पाइडर अपना मरुस्थलीय ग्लाइडिंग मोड शुरू करती है और प्रति सेकंड 1 मीटर की स्थिर गति से सुंदरता से ढलान पर उतरती है। ये द्वैध अनुकूलन रणनीति उसे प्रतिदिन लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के तापांतर वाले चरम वातावरण में न्यूनतम चयापचय खर्च के साथ अधिकतम दूरी तक प्रवास करने में सक्षम बनाती है। मकड़ी का सुनहरा शरीर रंग उसे अपने गर्म रेतीले आवास में प्रभावी छद्मावरण प्रदान करता है। दिन में सतह पर सक्रिय होने पर वो आकाशीय शिकारियों और उच्च तापमान दोनों के आक्रमण के प्रति संवेदनशील होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए गोल्डन व्हील स्पाइडर जमीन के भीतर घुस जाती है। केवल 20 मिलीमीटर लंबाई वाली ये मकड़ी एक सूक्ष्म अभियंता कही जा सकती है। ये छोटी किंतु घातक विशेषज्ञ आश्चर्यजनक दक्षता से बिल खोद सकती है और अपने शरीर के वजन से लगभग 80,000 गुना अधिक रेत को स्थानांतरित कर सकती है। यद्यपि ये जाला नहीं बुनती, फिर भी ये रेशम के धागों का उपयोग करके बिल की भीतरी दीवारों को अस्तर देती है ताकि रेत ढह न जाए। गोल्डन व्हील स्पाइडर का बिल एक सूक्ष्म रक्षा किले जैसा होता है। ये लगभग आधा मीटर गहरे भूमिगत किले सबसे भयंकर शत्रु टाइगर वास्प से बचाव के लिए बनाए जाते हैं। सतही खुदाई इस जिद्दी हवाई शिकारी को रोक नहीं सकती, इसलिए मकड़ी को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग आधा मीटर गहराई तक नीचे खोदना पड़ता है। गोल्डन व्हील स्पाइडर अपने बिल के प्रवेश द्वार पर बहुत पतली रेत की परत बिछा देती है, जिसे सतह से देखने पर ऐसा लगता है मानो वहां कभी किसी जीवन का कोई निशान ही न रहा हो, और वो रेत के गड्ढे की गहराई में सिमटकर रात के आने की प्रतीक्षा करती है। जब तपती धूप की तीव्रता कम हो जाती है, तब वो फिर से हवा और रेत के साथ अपने जीवित रहने की यात्रा पर निकल पड़ती है। कई मायनों में मरुस्थल एक स्वयं संरक्षित वन्य क्षेत्र है, जहां केवल सबसे अधिक सहनशील जीवन ही जीवित रह पाता है। इन रेगिस्तानों में हम विषैले बिच्छू, शोर करने वाले रैटल स्नेक, सूखा सहन करने वाले ऊंट, अत्यधिक अनुकूलनशील छिपकलियां और लुढ़कने वाली गोल्डन व्हील स्पाइडर को देखते हैं। विश्व के अधिकांश उन वन्य क्षेत्रों से भिन्न जो वैश्विक ऊष्मीकरण से प्रभावित हो रहे हैं, रेगिस्तान विस्तार कर रहे हैं और कई समीपवर्ती क्षेत्र तथा शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र अधिक से अधिक शुष्क होते जा मनुष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और मौजूदा रेगिस्तानों के लिए लगातार बढ़ता तापमान जीवन को उसकी सीमाओं तक धकेल देगा। जल संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में सहायक हो सकता है, जबकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना वैश्विक ऊष्मीकरण के प्रभाव को धीमा कर सकता है। और यही शायद उन जीवन रूपों की रक्षा करने का शेष कम अवसर है जो चरम परिस्थितियों के किनारे जीवित हैं।